हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको पहले CRPC बोलते थे, वही इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे डिटेल में। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, सेम सा ही है। तो पिन कमेंट चेक कर लेना। कंपाइल्ड पीपीटी डिटेल में, ये वाली पीपीटी डिटेल नोट्स वगैरह सारे जो लिंक अपडेट होगी वो पिन कमेंट में ही होगी, तो पिन कमेंट चेक कर लिया करो, उसमें सारी लिंक रहती हैं डाउनलोड करने की, सारे कुछ डिटेल नोट्स वगैरह। तो 10 दिन बाद वीडियो 15 दिन बाद क्यों आ रही है? क्योंकि 10 दिन लगे मेरे को कंपाइल करने में BSA के नोट्स, ठीक है, जो इतने आसान है कि आपको कुछ दूसरी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पिन कमेंट में लिंक आएगी, उसको भी देख लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS एक नया क्रिमिनल कोड है अभी इंडिया में। इसने रिप्लेस किया है CRPC को 1973 को 1 जुलाई 2024 से। अलोंग विद दो दूसरे लॉ भी नए आए थे। IPC को इन्होंने बदल के BNS कर दिया 2023। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस करके कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। ये सब्सटेंसिव लॉ है, ये बताता है व्हाट इज क्राइम, ये बताता है प्रोसीजर, क्राइम के बाद का प्रोसीजर, तो इसलिए प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंसिव लॉ भी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, समझ में आ जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिए गए। यहाँ पे लिंक आएगी, उससे प्लेलिस्ट में देख लेना, ये कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे देख लेना वीडियोस वगैरह, बहुत आसान है, विद एग्जाम्पल समझाया हुआ है। तो BNSS एक प्रोसीजरल लॉ है क्रिमिनल केसेज के लिए। BNS बताता है हमको व्हाट इज क्राइम, मतलब IPC हमें बताता है व्हाट इज क्राइम, बताता था IPC, अभी बताता है BNS व्हाट इज क्राइम। BNSS बताता है व्हाट टू डू आफ्टर द क्राइम, मतलब प्रोसीजर वगैरह ये क्या होगा। मान के चलो क्राइम हो जाता है इंडिया में, ठीक है, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन प्रोसिक्यूट करेगा, कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, विटनेस कैसे एग्जामाइन होंगे, बेल कैसे ग्रांट की जाएगी, ये सारे प्रोसीजर गवर्न किए जाते थे CRPC के द्वारा, जो अब करता है BNSS, ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होती है, तो डेट्स वगैरह का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 1861 में पहला CRPC आया था, ठीक है, तब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो ये पहला इंडियन कोड आया था 1973 में, ध्यान रखना, CRPC। तो 1882 में रिप्लेस किया गया था, पहला उसमें कुछ नया एडिशन वगैरह था। द इनिशियल कोड वाज रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वर्जन टू ब्रिंग ग्रेटर स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस डिफरेंट प्रोविंसेस। 1898 में नया CRPC लाया गया, ठीक है। 1898 में हाईली कंसोलिडेटेड CRPC को इनेक्ट किया गया। 1973 मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का नया लॉ आया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का नया लॉ आया, ठीक है, जो बेस्ड था उन 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेशन पे बेस्ड था, ठीक है। 25 जनवरी 1974 को उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी। 1 अप्रैल 1974 को वो इनफोर्स हुआ था। 11 अगस्त 2023 को BNSS इंट्रोड्यूस किया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन हुआ था इसको होम मिनिस्टर के द्वारा, मतलब अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। 20 और 21 दिसंबर को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि 20 दिसंबर को इसको पास किया गया था लोकसभा ने, राज्यसभा ने पास किया था 21 दिसंबर को। 25 दिसंबर को इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी। इसको कहा गया था एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। 1 जुलाई 2024 को BNSS इन्फोर्स हुआ था, इसने रिप्लेस कर दिया था CRPC को, ठीक है। अब ये रिप्लेस क्यों किया गया? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्यों रिप्लेस किया गया है? क्योंकि ये जस्ट एक पॉलिटिकल मूव था। मैं बताता हूँ क्यों। रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एक तो बात ये है कि किसी ने नहीं किया भाई। 18 कब आया था? देखो 1973 में आया था, 1973 से 2023 आ गया, किसी ने चेंज ही नहीं किया। तो देख लो कितने साल बाद चेंज हुआ है। अब इनको तो एक चीज़ है कि भाई हमने चेंज कर दिया, किसी ने नहीं किया। अब भाई चेंज आपने किया तो है, बट उसमें कुछ नया तो लेके आओ। देखो CRPC में 484 सेक्शंस थे, अभी 531 सेक्शंस हैं, ठीक है। क्यों, कैसे हुए इतने सेक्शंस? अब आपको पता लग जाएगा। 37 चैप्टर्स थे CRPC में, अभी 39 चैप्टर्स इन्होंने कर दिए हैं, ठीक है। 7A चैप्टर एक ऐड किया गया था CRPC में, अब वो 7A का इन्होंने एक तो 8th कर दिया, एक तो इसलिए बढ़ गया, और एक 21A ऐड किया गया था CRPC में, तो वो कर दिया इन्होंने 23। तो इस तरीके से इन्होंने 2 चैप्टर्स बढ़ा दिए, इस तरीके से ही सेक्शंस बढ़ा रखे होंगे, ठीक है। 2 शेड्यूल्स हैं। 56 फॉर्म थे पहले में, अभी 58 है। अभी तो एक फॉर्म 1 इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। और जो पहले 44A फॉर्म था, ठीक है, 44A फॉर्म था CRPC में, वो अभी 45th कर दिया गया इन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ चेंज हुआ है। अब आप बताओ, इसका अमेंडमेंट भी हो सकता था, बट नहीं, अमेंडमेंट नहीं हुआ, सिर्फ नाम चेंज करके। और हमने किया है जस्ट एक पॉलिटिकल मूव था, किसी ने नहीं किया, हमने कर दिया, ठीक है, किसी पे नहीं हुआ। अब जरूरत ही नहीं थी भाई, क्यों करे, ठीक है, क्यों बिना फालतू में कुछ भी करे। बट यहाँ पे तो जरूरत थी, क्योंकि नाम चेंज करना था और पॉलिटिकल मूव था, नाम करना था हिस्टोरिकली। किसने चेंज किया? UPSC में क्वेश्चन आएगा, तो जस्ट ये पॉलिटिकल चीजें इसको एक तरफ रखते हैं। तो CRPC बेस्ड है, 3 ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड था: फेयर ट्रायल, मिनिमम डिले इन इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, और इम्पार्टिंग जस्टिस पे, ठीक है, बिना बायस और डिस्क्रिमिनेशन के। तो गवर्नमेंट ने स्टेट किया कि क्रिमिनल प्रोसीजर को जरूरत है मॉडर्नाइजेशन की, विद ग्रेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइमलाइंस,
ट्रांसपेरेंसी और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, विक्टिम सेंट्रिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि बीएनएसएस में इंट्रोड्यूस किया गया है विक्टिम एज ए डिफाइंड टर्म, ठीक है, और उसको कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए गए हैं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। गवर्नमेंट ने ये स्टेट किया है, और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह। बीएनएसएस इनेक्ट किया गया है एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया 1 जुलाई 2024 से। तो बीएनएसएस रिप्लेस किया गया ओल्ड लॉ से, बट मोस्टली सारा कुछ इसमें सेम ही है, ठीक है। वाइल मेकिंग सम चेंजेस टू मेक जस्टिस फेयर, फास्टर एंड मोर इफेक्टिव, ऐसा बोलते हैं कि इससे कुछ चेंज किए गए हैं ताकि जस्टिस मोर फेयर हो, पहले से ज़्यादा फेयर हो, फास्टर हो और मोर इफेक्टिव हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्पीडी जस्टिस है, टेक्नोलॉजीज ने इंट्रोड्यूस की गई है, ट्रांसपेरेंसी हो, इस पे फोकस किया गया है, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया है विक्टिम का एज ए डिफाइंड टर्म। अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जो भी लोग अपने एक्शंस ले रहे हैं, जो भी अथॉरिटी है वो जिम्मेदार हो, अकाउंटेबिलिटी ले अपने एक्शंस की, ठीक है। तो ये सब कुछ था, ये इंपॉर्टेंट था बीएनएसएस में। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे पढ़ते हैं कि ये एक प्रोसीजरल लॉ क्यों है और सब्सटेंसिव लॉ भी थोड़ा थोड़ा क्यों है। अभी जो बीएनएसएस है, क्या ये एक प्रोसीजरल लॉ है? लगता तो है प्रोसीजरल है, बट ये सब्सटेंसिव भी है, ठीक है, और प्रिवेंटिव फंक्शंस भी है इसके कुछ, तो वो पढ़ेंगे डिटेल में। उससे पहले पता होना चाहिए सब्सटेंसिव लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है। सब्सटेंसिव लॉ वो लॉ होता है जो क्रिएट करता है, डिफाइन करता है या फिर रेगुलेट करता है लीगल राइट को, लीगल ड्यूटीज, ऑफेंसेस, लाइबिलिटी और पनिशमेंट वगैरह, ये सब। सिंपल वर्ड्स में ये बताता है कि लॉ क्या है, व्हाट द लॉ इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, ये कौन बताता है? आईपीसी बताता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कौन बताता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, आईसीए बताता है। क्या पनिशमेंट दिया जाएगा ऑफेंस के लिए, ये कौन बताता है? आईपीसी ही बताता है, ठीक है। तो आईपीसी एक सब्सटेंसिव लॉ है। सब्सटेंसिव लॉ क्यों है? क्योंकि वो क्रिएट करता है, डिफाइन करता है और रेगुलेट करता है लीगल राइट, ड्यूटीज, ऑफेंसेस वगैरह, ये सब। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ ले डाउन करता है मेथड्स और प्रोसीजर ताकि एनफोर्समेंट हो सके सब्सटेंसिव लॉ का। तो ये हमें बताता है कि लॉ कैसे इंप्लीमेंट होगा। ये आंसर करता है ऐसे क्वेश्चन जैसे कि इन कंटेक्स्ट ऑफ बीएनएसएस बता रहा हूँ, कैसे एफआईआर रजिस्टर होगी, कैसे एक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएगी, कैसे ट्रायल होगा, कौन कौन से एविडेंस, कैसे एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे, या फिर कैसे जजमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सारे आंसर कौन देता है? प्रोसीजरल लॉ देता है, बेसिकली बीएनएसएस देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं किसके द्वारा? प्रोसीजरल लॉ के द्वारा। तो बीएनएसएस प्राइमरी तो एक प्रोसीजरल लॉ है, बट ये इंक्लूड करता है कुछ सब्सटेंसिव एंड प्रिवेंटिव फंक्शंस भी, ठीक है। कौन कौन से आगे बताऊंगा। तो जो बीएनएसएस है मेनली ले डाउन करता है प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ये डिफाइन नहीं करता है किसी ऑफेंस को या फिर प्रिस्क्राइब नहीं करता है कोई पनिशमेंट वगैरह, ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ करता है कौन? आईपीसी करता है, ठीक है, जो कि एक सब्सटेंसिव लॉ है। बीएनएसएस प्रिस्क्राइब करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, जो हमने पढ़ा था वही सारा कुछ ये प्रिस्क्राइब करता है। तो जो प्राइमरी फंक्शन है ना, रेगुलेट करना हाउ क्रिमिनल लॉ इज एनफोर्स, ये इसको बनाता है एक प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। अब सब्सटेंसिव प्रोविजन भी इसमें है, जैसे कि चैप्टर 10 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये चैप्टर इटसेल्फ बताता है राइट और ड्यूटीज को, ठीक है, और कोर्ट इसको एनफोर्स कर सकता है, ठीक है। तो ये एक सब्सटेंसिव प्रोविजन है इसमें। और प्रिवेंटिव प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रिवेंटिव प्रोविजन लीगल प्रोविजन होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं रोकने के लिए क्राइम या फिर डिस्टरबेंस उसके होने से पहले। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग समवन आफ्टर द ऑफेंस हैज ऑलरेडी बीन कमिटेड, मतलब कि मान के चलो ऑफेंस हुआ है, ठीक है, इसके बजाय कि ऑफेंस होने के बाद उनको पनिशमेंट किया जाएगा। प्रिवेंटिव प्रोविजन लीगल प्रोविजन होता है जो डिजाइन किए जाते हैं रोकने के लिए क्राइम या फिर डिस्टरबेंस इसके होने से पहले, ठीक है, यहीं पे ही रोका जाता है। तो प्रिवेंटिव प्रोविजन का मतलब होता है प्रिवेंशन बिफोर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12 ये कुछ प्रिवेंटिव प्रोविजन है बीएनएसएस के। चैप्टर 9 ये कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। इसका मतलब कि चैप्टर 9 में पावर दी गई है, एम्पावर किया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को टू टेक एक्शन बिफोर एन ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है। कैसे? मान के चलो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसको लगता है कि एक पर्सन करने वाला है या फिर डिस्टर्ब करने वाला है पब्लिक पीस या फिर कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है, मजिस्ट्रेट उस पर्सन को बोल सकता है टू गिव ए बॉन्ड, ठीक है, रिटर्न प्रॉमिस टू मेंटेन पीस एंड बिहेव प्रॉपर्ली। चैप्टर 11 क्या कहता है? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि ये पावर देता है पुलिस को और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक्ट करने के लिए बिफोर सिचुएशन बिकम डेंजरस, ठीक है। जैसे कि कोई ब्रेकअप हो रही है, कोई अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए या फिर इश्यू करने के लिए अर्जेंट ऑर्डर टू प्रिवेंट वायलेंस, ठीक है। तो बेसिकली एम्पावर करता है पुलिस को और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को टू एक्ट बिफोर ए सिचुएशन बिकम डेंजरस, ठीक है। ये चैप्टर हेल्प करता है टू कीप सोसाइटी पीसफुल बाय प्रिवेंटिंग राइट्स वगैरह ना हो, वायलेंस और पब्लिक डिस्टर्बेंस ना हो, क्राइम होने से पहले की यहाँ पे बात हो रही है। चैप्टर 12 प्रिवेंटिव पावर ऑफ पुलिस। चैप्टर 12 में बीएनएसएस में दी गई है कुछ प्रिवेंटिव पावर्स पुलिस को, ठीक है।
ये पावर अलाउ करती है पुलिस को टू स्टॉप ए पर्सन फ्रॉम कमिटिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, रोक सकती है पुलिस। ये चैप्टर पुलिस को अलाउ भी करता है कि पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन ले जहां पे इमीडिएट थ्रेट ऑफ पब्लिक पीस के लिए, उस केस में प्रिवेंटिव एक्शन ले पुलिस। तो बेसिकली चैप्टर 12 क्या है, पुलिस यहाँ पे हमेशा वेट नहीं करती कि क्राइम होगा, ठीक है, तो वो इन एडवांस भी एक्ट कर सकती है ताकि क्राइम ना हो, उसको प्रिवेंट करने में ये पावर दी गई है चैप्टर 12 में, ठीक है, प्रिवेंटिव पावर ऑफ पुलिस। तो बेसिकली जो बीएनएसएस है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है, बीएनएसएस प्राइमरीली एक प्रोसीजरल लॉ है, बट इसमें इंक्लूड किए गए हैं कुछ सब्सटेंसिव और प्रिवेंटिव फंक्शंस भी, जान रखना। स्कोप और एप्लीकेबिलिटी अगर हम बात करें बीएनएसएस की, तो लॉन्ग टाइटल से पता लगता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, ये है बीएनएसएस, ठीक है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। तो स्कोप ऑफ बीएनएस है प्रोवाइड करना कंप्लीट प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ का अप्लाई होता है, अंडर सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस 2023, प्रोविजन ऑफ द सहायता डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड पे नहीं होता है, ठीक है। या फिर कोई ट्राइबल एरियाज जो होते हैं डिफाइंड है, ठीक है, जो मेंशन किए गए हैं पैराग्राफ 20 में 6th शेड्यूल के, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम वगैरह, यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होता है। जो ये एक्सक्लूजन है ना, इसकी भी एक एक्सेप्शन है, ये लिखा हुआ है ना, एक्सेप्शन टू द एक्सक्लूजन। चैप्टर रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस या फिर पब्लिक न्यूसेंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ द पुलिस, जो कि है जैसे कि चैप्टर 9, चैप्टर 11 और 12 जो भी हमने पढ़े थे, ठीक है, वो अप्लाई होंगे नागालैंड पे भी और ट्राइबल एरियाज में भी, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे सब्जेक्ट मैटर ये अप्लाई होता है टू द प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल केसेज, ये नहीं डिफाइन करता है कोई भी ऑफेंस या फिर पनिशमेंट जो कवर किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बीएनएस के द्वारा, ठीक है, 2023। कौन कौन किस किस पे अप्लाई होता है, पुलिस ऑफिसर पे अप्लाई होता है, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, एक्यूज्ड पर्सन्स, विक्टिम्स, विटनेसेस या फिर एनी पर्सन जो इन्वॉल्व है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उन पे। टाइप ऑफ ऑफेंसेज ये अप्लाई होता है टू द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, क्या है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, या फिर डिस्पोजल ऑफ ऑफेंसेज अंडर बीएनएस, जो बीएनएस के अंडर है या फिर दूसरे क्रिमिनल लॉ के अंडर है, ठीक है, जब तक कोई स्पेशल लॉ प्रोवाइड नहीं करता है, कोई डिफरेंट या फिर स्पेशल लॉ, तब तक ये बीएनएसएस दूसरे क्रिमिनल लॉज पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। पहला तो है बीएनएस पे तो होगा ही होगा, या दूसरे क्रिमिनल लॉ जब तक स्पेशल लॉ कोई प्रोवाइड नहीं करता है डिफरेंट प्रोसीजर, तब तक। अब ये जो पॉइंट 4 है ना, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। ये अप्लाई होता है टू द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, 3 स्टेजेस होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के, उन पे अप्लाई होता है, ठीक है। और डिस्पोजल ऑफ ऑफेंसेज अंडर बीएनएस, जो बीएनएस के अंडर ऑफेंसेज दिए गए हैं उन पे अप्लाई होता है, और दूसरे क्रिमिनल लॉ पे भी अप्लाई होता है, जब तक कोई स्पेशल लॉ प्रोवाइड नहीं करता डिफरेंट प्रोसीजर, तब तक उस पे भी अप्लाई होता है। अब इन चीज को कुछ सेक्शन सपोर्ट करते हैं बीएनएस में, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। अब सेक्शन 4 और 5 क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं। तो पहले बीएनएसएस को इस तरीके से समझो कि एक डिफॉल्ट रूल बुक है क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए, समझ में। ये अप्लाई होती है सभी क्रिमिनल केस पे जब तक कोई अनदर लॉ स्पेशली नहीं कहता है कि फॉलो करो मेरे स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है। तो जनरल प्रोसीजर वहां पे तो बीएनएसएस अप्लाई होगी बाय डिफॉल्ट। अगर स्पेशल लॉ है वो ओवरराइड करेगा बीएनएसएस को, जहां पे वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्रोसीजर वगैरह। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये एक्सप्रेस किया गया एक लैटिन मैक्सिम के, जनरल या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट से, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई जनरल लॉ डज नॉट ओवरराइड ए स्पेशल लॉ। अगर स्पेशल लॉ कोई है तो जनरल लॉ उसको ओवरराइड नहीं करेगा, ये मैक्सिम कहती है ऐसा। तो सेक्शन 4 क्या कहता है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर बीएनएसएस एंड अदर लॉज। सेक्शन 4 बताता है कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर एक ऑफेंस है अंडर बीएनएस तो प्रोसीजर गिवन इन बीएनएसएस वो अप्लाई होगा। सब सेक्शन 1 कहता है 4 का, याद रखना, ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि सपोज करो ऑफेंस नहीं है बीएनएस में बट किसी दूसरे लॉ के अंडर वो ऑफेंस आता है, ठीक है, तो इवन द बीएनएसएस विल नॉर्मली अप्लाई, तो वहां पे भी बीएनएसएस नॉर्मली अप्लाई होगा। हाउएवर वो दूसरा लॉ अपने खुद के प्रोसीजर रखता है तो स्पेशल प्रोसीजर उस केस में फॉलो किए जाएंगे जो उस लॉ में दिए गए हैं, ये कहता है सब सेक्शन 2, ठीक है। तो ये जो मैक्सिम है ये सपोर्ट करती है सबसेक्शन 2 को, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 को, समझ में। मान के चलो कोई ऑफेंस कमिट किया गया है पीएमएलए के अंडर, पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। पीएमएलए के खुद के प्रोविजन है रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट या फिर बेल या फिर ट्रायल, ठीक है। तो पीएमएलए प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोसीजर्स वगैरह, तो वो प्रोविजन प्रिवेल करेंगे बीएनएसएस को, ध्यान रखना, ठीक है। पीएमएलए मतलब की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो वो प्रोविजन प्रिवेल करेंगे बीएनएसएस को, समझ में। सब सेक्शन 1 का तो सीधा सा एग्जांपल है, मान के चलो कोई कमिट करता है थेफ्ट बीएनएस के अंदर, तो कैसे एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कैसे कंडक्ट की जाएगी इन्वेस्टिगेशन, कैसे ट्रायल होगा, ये सारा कुछ आंसर दिया जाएगा बीएनएसएस के द्वारा,
ठीक है, क्योंकि ऑफेंस इज अंडर बीएनएस, ध्यान रखना, समझ में आया। अब चलते हैं आगे। सेक्शन 5 कहता है सेविंग्स के बारे में। ये प्रोटेक्ट करता है स्पेशल लॉ को और लोकल लॉज को। पहले बता देता हूँ स्पेशल लॉ क्या होता है। स्पेशल लॉ आपको पता ही, अभी पढ़ा है हमने स्पेशल लॉ, ठीक है। स्पेशल लॉ बेसिकली वो लॉ होता है जो बनाया जाता है फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टाइप ऑफ ऑफेंस, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, ठीक है, ये एक स्पेशल लॉ है। एनडीपीएस एक्ट है, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स वाला एनडीपीएस एक्ट है। तीसरा प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, पोक्सो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल एक्ट हुए। स्पेशल लॉ वो लॉ होते हैं, स्पेशल एक्ट वो एक्ट होते हैं जो बनाए जाते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर टाइप ऑफ ऑफेंसेस के लिए। तो ये क्या कहता है, सेक्शन 5 प्रोटेक्ट करता है स्पेशल लॉ को और लोकल लॉज को। लोकल लॉज कौन से होते हैं, बेसिकली लोकल लॉज होते हैं जो अप्लाई होते हैं टू ए पर्टिकुलर स्टेट या फिर एक एरिया के लिए जो अप्लाई होते हैं। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 प्रोटेक्ट करता है स्पेशल लॉज को और लोकल लॉज को। ये कहता है बीएनएसएस अफेक्ट नहीं करता है किसी स्पेशल लॉ को, किसी लोकल लॉ को, या फिर किसी स्पेशल ज्यूरिडिक्शन को, या फिर किसी स्पेशल पावर को, या फिर किसी दूसरे स्पेशल प्रोसीजर को जो क्रिएट किया गया है बाय अनदर लॉ, ठीक है। जब तक बीएनएसएस स्पेशली स्टेट नहीं करता, ऐसा सिंपल वर्ड में कहूं तो बीएनएसएस रिप्लेस नहीं करता स्पेशल प्रोसीजर्स को ऑलरेडी जो प्रोवाइड किया गया है स्पेशल लॉ में। सिंपल सी बात है, ऐसा सेक्शन 5 कहता है, समझ में आया। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं तो फॉलो करो बीएनएसएस एज ए जनरल, बट अगर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोई डिफरेंट प्रोसीजर तो उस स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, बीएनएस क्या है, कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी वगैरह, स्कोप वगैरह सारा कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो भी देख लिया है, ठीक है। तो अगर ये आपके समझ में आ गया है तो अभी आगे कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो यहाँ पे लिंक आएगी, इससे पीपीटी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे ये लिंक आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी है तो। ये वाली प्लेलिस्ट से सारा बीएनएसएस की जितने भी वीडियोज हैं इस वाली प्लेलिस्ट में आएंगी, तो इसको सेव कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, अगर आपका आज एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट भाई।